जय हिंद बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। पिछले सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पहुंच चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट का पार्ट 2। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था एसिड के बारे में, आज हम लोग कवर करेंगे बेसेस एंड सॉल्ट्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि बेस होता क्या है। कोई भी सब्सटेंस जो वाटर में डालने के बाद OH- आयन यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन को अगर डिसोसिएट कर रहा है, रिलीज कर रहा है, इसका मतलब वो सॉल्यूशन क्या, वो सब्सटेंस क्या, बेसिक इन नेचर है। तो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जो कि कॉमन फिजिकल प्रॉपर्टी बेसिस के हम लोग वो देख लेते हैं। कोई भी बेस क्या होता है, बिटर इन टेस्ट होता है। उसका फील कैसा आता है, उसको टच करने में हमें सोपी एंड स्लिपरी फील आता है। तो कभी भी किसी बेसिक सब्सटेंस को अगर हम टच करेंगे तो हमें सोपी और स्लिपरी वाली फीलिंग आएगी। उसका टेस्ट कैसा होगा, स्ट्रांगली बिटर, काफी ज्यादा कड़वा होता है इसका टेस्ट। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि कुछ इंडिकेटर जिससे हमें पता चलता है कि कोई भी सॉल्यूशन क्या है, बेसिक इन नेचर। इंडिकेटर्स के बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर लिया था। तो आज हम लोग काफी ब्रीफली देखने वाले सिर्फ बेसिस को जब किसी हम लोग इंडिकेटर में ऐड करते हैं तो क्या चेंज होता है, सिर्फ आज अभी हम लोग वही देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं लिटमस में क्या होता है। उसके लिए याद रखिए हम लोग एक टर्म RBD। डी का मतलब क्या है, बेसिक। डी का मतलब क्या है, बेसिक। अगर किसी बेस में हम लोग रेड लिटमस को ऐड करते हैं तो वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देगा। रेड लिटमस को वो ब्लू कलर में चेंज कर देगा। इसका मतलब वो क्या है, बेसिक इन नेचर है। टर्मरिक में अगर किसी भी बेसिक सॉल्यूशन को हम डालते हैं या किसी भी बेसिक सॉल्यूशन में टर्मरिक को डालते हैं तो टर्मरिक का कलर चेंज होकर क्या होता है, ब्राउन हो जाता है। नेक्स्ट में देखेंगे हाइड्रोजेनिया। हाइड्रोजेनिया यानी कि चाइना रोज। चाइना रोज में जब भी उसके सॉल्यूशन में जब भी हम लोग किसी बेसिक सॉल्यूशन को ऐड करते हैं तो उसका कलर ग्रीन में चेंज हो जाता है। चाइना रोज के सॉल्यूशन का कलर ग्रीन में चेंज हो जाएगा। फिनोल्फथालीन उसी तरह से, फिनोल्फथालीन जो हमारा क्या है, फिनोल्फथालीन जो हमारा जो सिंथेटिक इंडिकेटर है उसमें जब भी हम लोग किसी बेस को ऐड करते हैं तो वो क्या, पिंक कलर का हो जाता है। और मिथाइल वाले में जब भी किसी हम लोग बेसिक इंडिकेटर को, बेसिक सॉल्यूशन को ऐड करेंगे तो वो येलो कलर में चेंज हो जाएगा। फिनोल्फथालीन में पिंक और मिथाइल वाले में येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। बेसिस का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, वो मेटल के साथ किस तरह से रिएक्ट करेगा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ किस तरह से रिएक्ट करेगा और एसिड के साथ किस तरह से रिएक्ट करेगा, ये सारा कुछ अब हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेटल के साथ रिएक्शन किस तरह का होता है बेस का। जब भी किसी मेटल को बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो हमें बेसिक सॉल्ट प्रोवाइड कराता है, साथ में हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता है। तो बेसिक सॉल्ट, इसके हम लोग एक रिएक्शन देख लेते हैं जिसमें मेटल का यूज हम लोग करेंगे। वो मेटल है जिंक। जिंक का रिएक्शन हम लोग कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि हमारा क्या है, स्ट्रांग बेस है। तो हमें प्रोडक्ट में मिलता है Na2ZnO3 ZnO2 ZnO2 प्लस H2 गैस। ये प्रोडक्ट हमारा क्या है, सोडियम जिंकेट, जो कि क्या है, एक बेसिक सॉल्ट है। लेकिन बेस जो है वो सारे मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। जो भी मेटल हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होता है ये सिर्फ उनके साथ रिएक्ट करके बेसिक सॉल्ट बनाते हैं, और जो भी मेटल हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होता है ये उसके साथ कोई भी रिएक्शन करना पसंद नहीं करते हैं। आगे हम देखेंगे रिएक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। जैसा कि हम लोगों ने मेटल ऑक्साइड के बारे में देखा था कि जो भी मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, उनकी केस में क्या होता है, वो एसिडिक इन नेचर होता है। वो उनका नेचर कैसा होता है, उनका नेचर क्या होता है, बेसिक इन नेचर के होते हैं। जो भी मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। सिर्फ किसको, जिंक और एल्युमिनियम को छोड़ करके, किसको छोड़ करके, जिंक एंड एल्युमिनियम को छोड़ करके जितने भी ऑक्साइड होते हैं मेटल के वो सारे बेसिक इन नेचर होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। मतलब ये बेसिक बेस के साथ एसिड की तरह रिएक्ट करेंगे, एसिड के साथ बेस की तरह से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, और जितने भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, जितने भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो सारे क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का रिएक्शन बेस के साथ। और जैसा कि हम लोग जान रहे हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर है। इसका मतलब एसिड और बेस का रिएक्शन हो रहा है बेसिकली यहाँ पे। जब भी एसिड और बेस का रिएक्शन होगा तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा और साथ में वाटर। तो इसके लिए हम लोग एक रिएक्शन देखते हैं। हम लोग नॉन मेटल कार्बन का ऑक्साइड बनाते हैं यानी कि CO2। इसको जब रिएक्ट कराएंगे हम लोग NaOH के साथ तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस H2O, सोडियम कार्बोनेट, जो कि हमारा क्या है, एक सॉल्ट है। आगे हम लोग देखते हैं रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। एसिड और बेस का जब रिएक्शन होता है तो हमें क्या मिलता है,
तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा कि जब भी एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो वो क्या कैसा सॉल्यूशन बनाते हैं, वो न्यूट्रल सॉल्यूशन बनाएंगे। वो कैसा सॉल्यूशन बनाते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूशन बनाते हैं, मतलब न्यूट्रलाइजेशन को वो परफॉर्म करते हैं। क्यों ऐसा होता है, वाटर की फॉर्मेशन हो जाता है क्योंकि एसिड क्या करता है H+ आयन रिलीज करता है, बेस क्या करता है OH- आयन रिलीज करता है, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं वाटर। जैसे कि इस इक्वेशन में आप लोग देख भी पा रहे हैं कि जब H+ आयन और OH- आयन मिलता है तो आपस में वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो एसिड में भी यही होता है, जब भी किसी एसिड और बेस को हम लोग मिलाते हैं तो सॉल्ट के साथ साथ हमें वाटर मिलता है। जैसे कि एक स्ट्रांग एसिड हम लोग ले लेते हैं HCl, क्योंकि क्या है बहुत स्ट्रांग एसिड है, और एक स्ट्रांग बेस ले लेते हैं NaOH, दोनों मिलकर साथ में बना देगा NaCl और साथ में क्या प्रोड्यूस होगा, वाटर। ठीक है, NaCl क्या है हमारा नॉर्मल न्यूट्रल सॉल्ट है। तो यही थे कुछ हमारे रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज, जो कि बेस की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज। इससे पहले हमने पढ़ा था आर्हेनियस कांसेप्ट एसिड को लेकर के, इसमें भी हम लोग बेस के लिए भी जो आर्हेनियस कांसेप्ट है, आर्हेनियस थ्योरी दी थी बेस के लिए, उसको हम देख लेते हैं। एसिड में हम लोगों ने पढ़ा था कि एसिड वाटर में मिलने के बाद क्या करता है, H+ आयन को डिसोसिएट करता है, और बेस क्या करेगा, OH- आयन को डिसोसिएट करेगा वाटर में मिलने के बाद। ठीक है, जो बेस जितना ज्यादा OH- आयन को डिसोसिएट करेगा, जितना ज्यादा खुद को आयनाइज करेगा, वो उतना स्ट्रांग बेस हो जाएगा, जो जितना कम करेगा वो उतना वीक बेस बनेगा। तो स्ट्रांग जितने भी बेस होते हैं वो क्या करते हैं, कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं वाटर में, मतलब अपने सारे OH- आयन को रिलीज कर देते हैं वाटर में। और जो वीक बेस होते हैं वो एक लिमिटेड एक्सटेंट तक ही अपने OH- आयन को यानी हाइड्रोक्साइड आयन को डिसोसिएट करते हैं वाटर में, खुद को एक लिमिटेड एक्सटेंट तक ही आयनाइज करते हैं, इसलिए वो क्या कहते हैं, वीक बेस कहलाते हैं। ठीक है, और जितने भी स्ट्रांग बेस होंगे उन सबका पीएच क्या होगा, 8 से लेकर के 7 के ऊपर के जितने भी पीएच स्केल में आते हैं वो सारे क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर। 7, 8, 9, 10, जो भी 10 से 14 के बीच में आए वो सारे क्या होते हैं, वो सब स्ट्रांग बेस होते हैं, और 10 से नीचे वाले वीक बेस होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सॉल्ट की प्रॉपर्टीज को। सॉल्ट कैसे फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है जब भी किसी एसिड और बेस को हम मिलाते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन परफॉर्म करते हैं तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। सॉल्ट कैसा होता है, सॉल्ट बेसिक इन नेचर होता है, सॉल्ट नॉर्मल होता है, न्यूट्रल होता है क्योंकि वो न्यूट्रलाइजेशन से फॉर्मेशन हो रहा है। अलग अलग तरह के सॉल्ट अलग अलग तरह के एसिड और बेस को मिला करके फॉर्म किया जाता है। तो हम देखेंगे नॉर्मल सॉल्ट, एसिड सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट, ये तीन तरह के सॉल्ट किस तरह से प्रिपेयर किए जा रहे हैं। जब भी किसी हम लोग स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस को मिलाते हैं तो हमें कैसा मिलता है, नॉर्मल सॉल्ट। उसी तरह से जब भी हम लोग वीक एसिड और वीक बेस को मिलाएंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, नॉर्मल सॉल्ट। लेकिन जब किसी हम लोग स्ट्रांग एसिड को वीक बेस के साथ मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एसिडिक सॉल्ट मिलेगा, क्योंकि एसिड क्या हो जा रहा है, बेस पे भारी पड़ जा रहा है। तो इस तरह से अगर किसी वीक एसिड में हम लोग स्ट्रांग बेस को मिलाएंगे क्या होगा, बेस भारी पड़ जाएगा और हमें बेसिक सॉल्ट मिलेगा। अब आगे हम देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट जिसको हम डेली लाइफ में अपने यूज करते हैं, जो कि हमारे लाइफ में क्या काफी इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुके हैं। उनका प्रिपरेशन कैसे होता है, कॉमन नेम क्या है, कॉमन केमिकल फार्मूला क्या है, ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का कॉमन नेम है टेबल सॉल्ट, जिसको हम लोग क्या करते हैं अपने फूड आइटम में यूज करते हैं। इसका केमिकल फार्मूला होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसको हम लोग अपने डेली फूड आइटम में यूज करते हैं, जो भी हम लोग खाना बनाते हैं तो इसका ही यूज किया जाता है। इसका प्रिपरेशन होता है सी वाटर या ओशन के वाटर को हम लोग क्या करते हैं, इवापोरेट करने के बाद जो हमें एक्सट्रैक्ट होता है सब्सटेंस, वही क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, यानी कि हमारा टेबल सॉल्ट। इसका यूज क्या है, इसको हम लोग फूड में यूज करते हैं क्योंकि ये क्या करता है, हमारे बॉडी के फंक्शनिंग में एसेंशियल रोल प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बेकिंग सोडा। क्या, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसका फॉर्मेशन क्या होता है, जब हम लोग सोडियम क्लोराइड और सैचुरेटेड अमोनिया, कैसा अमोनिया, सैचुरेटेड अमोनिया के सॉल्यूशन को जब हम लोग ठंडा कर देते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं इन दोनों के सॉल्यूशन को वाटर में मिला करके ठंडा कर देते हैं और उससे कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराएंगे। सोडियम क्लोराइड और सैचुरेटेड अमोनिया के सॉल्यूशन को ठंडा करने के बाद जब उससे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि हमारा क्या है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है बेकिंग पाउडर के फॉर्मेशन में। किसके फॉर्मेशन में, इसके सिंथेसिस में, बेकिंग पाउडर के। बेकिंग पाउडर का यूज आप सबने किया होगा, जो भी लोग केक या फिर पकौड़ा ये सब बनाते हैं उन्हें पता होगा कि बेकिंग पाउडर को उसके बैटर में यूज किया जाता है ताकि वो क्या बने, फ्लफी बने। ठीक है,
और इसका यूज किया जाता है एंटासिड, एसिडिटी की दवाई में इसका भी यूज किया जाता है एंटासिड में, ठीक है। एसिडिटी को सॉल्व करने के, एसिडिटी से छुटकारा पाने के लिए एंटासिड में इसका यूज किया जाता है। बेकिंग पाउडर का अदर यूजेस जो है फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसको यूज किया जाता है, इसमें फायर एक्सटिंग्विशर में जो कि आग बुझाने के काम आता है, और इसका यूज किया जाता है हमारा सोडा वाटर बनाने में, ठीक है, सोडा वाटर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा यानी क्या, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसका केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, यानी कि आपको वाटर में कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, 10 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, डेकाहाइड्रेट। तो इसका प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले इसमें जो प्रोसेस यूज किया जाता है इसको प्रिपेयर करने के लिए, उसको हम कहते हैं सैल्वर प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, सैल्वर प्रोसेस। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सैल्वर प्रोसेस इज यूज्ड इन, तो बच्चे जवाब नहीं दे पाते हैं, क्यों, क्योंकि उन्हें ये पता नहीं होता कि वाशिंग सोडा के प्रिपरेशन में जो प्रोसेस यूज किया जाता है उसे क्या कहते हैं, सैल्वर प्रोसेस। इसमें भी सोडियम क्लोराइड और अमोनिया के सॉल्यूशन से कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराया जाता है, इससे हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पीपीटी यानी कि प्रेसिपिटेट मिलता है। उसी प्रेसिपिटेट को जब हम लोग सुखाते हैं हीट करके तो हमें क्या मिलता है, सोडियम कार्बोनेट मिल जाता है। इसी सोडियम कार्बोनेट में जब हम लोग वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कर देते हैं Na2CO3 में, जब वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है वाशिंग सोडा Na2CO3 10H2O, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कितने हैं, 10 वाटर क्रिस्टलाइजेशन, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट है, लेकिन ये हमें क्रिस्टल के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, जैसे कि आप लोग इस इमेज में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, वाशिंग सोडा जो व्हाइट क्रिस्टल के फॉर्म में प्रेजेंट है। वाशिंग सोडा का यूज किया जाता है, इसका जो यूजेस है हम लोग वो देख लेते हैं। इसका यूजेस लॉन्ड्री में किया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे मेन यूज इसका है वो लॉन्ड्री में वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स के लिए, डिटर्जेंट और सोप के मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका यूज किया जाता है। अगर आप किसी भी डिटर्जेंट या अपने सोप के इंग्रेडिएंट्स को अगर आप चेक करेंगे तो आपको उसमें वॉशिंग सोडा दिखाई दे जाएगा। वॉशिंग सोडा का और यूज होता है जैसे क्या, सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, जहां पे हार्ड वाटर मिलता है, जहां जिस एरिया में हार्ड वाटर है वहां पे वाटर के सॉफ्टनिंग में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। और इसका यूज करते हैं हम लोग बोरेक्स के फॉर्मेशन में, सोडियम का एक कंपाउंड होता है बोरेक्स, उसके फॉर्मेशन में केमिकल रिएजेंट के रूप में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट यूजेस थे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ब्लीचिंग पाउडर यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। जब हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जो कि हमारा क्या, ब्लीचिंग पाउडर। जब भी ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग क्या करते हैं, खुले जगह पे छोड़ देते हैं या खुले जगह पे फेंक देते हैं उसको, तो क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्लोरीन को रिलीज करता है, इस वजह से दुर्गंध आता है वहां से, ठीक है। इसका यूजेस जो होता है, इसका जो जनरल यूजेस है, हम लोग क्लीनिंग में यूज करते हैं इसको, क्लीनिंग के अलग अलग पर्पस में यूज किया जाता है। जैसे को अगर किसी पाइप में गंदगी जम गया है तो उसके अंदर हम लोग ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं। इसका यूज क्लीनिंग में किया जाता है, ब्लीचिंग इंपॉर्टेंट यूज जो है इसका किसमें किया जाता है, ब्लीचिंग में, खास करके टेक्सटाइल और पेपर का जो फैक्ट्री होता है उसमें इसका यूज किया जाता है। किसको, कपड़े को और पेपर को ब्लीच करने से। जो पेपर आजकल देखने लगे आपके क्लासमेट का इतना वाइट होता है, क्योंकि जितना अगर ब्लीच किया जाता है उतना वो वाइट हो जाता है। इससे पहले के टाइम में जो पेपर होता था वो थोड़ा डल कलर का होता था, क्योंकि उसका ब्लीचिंग नहीं किया जाता था। दूसरा जो यूज है इसका वो है स्टेरलाइजिंग वाटर, वाटर को स्टेरलाइज करने में भी इसको काम है, कि वाटर को डिसइंफेक्टिंग करने में भी इसका यूज किया जाता है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस है इसका। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि हमारा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी कि 2CaSO4H2O। इसका एक और फार्मूला दिया हुआ होगा बुक में, जो कि होगा CaSO4 और हाफ H2O, ठीक है। तो फार्मूला को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों सेम ही चीज है। इसी फार्मूला को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेम वही चीज आता है, ठीक है। ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है, जिप्सम को जब हम हीट करते हैं किस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे जब जिप्सम को हीट किया जाता है यानी कि 373 केल्विन पे, तो हमें क्या मिलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है, जो क्या है CaSO4 2H2O। इसका जो यूजेस है, इसका यूजेस किया जाता है सेरेमिक डेकोरेटिव आइटम बनाने में यूज किया जाता है। आपने मूर्तियां देखी छोटे छोटे शो पीसेस जो घर पे लगे हुए होते हैं, वो सब किसका बना होता है, वो सब बना होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। इसका यूज किया जाता है सेरामिक, ठीक है, बर्तन बनाने में, सेरामिक स्टैचूज बनाने में, मूर्ति पूजा वगैरह भगवान की मूर्ति अगर आपके घर में लगी हुई तो वो भी चांस है कि वो
इसकी ही बनी हुई होगी। और इसका यूज किया जाता है फायर प्रूफिंग में। और अगर हाथ वाथ फ्रैक्चर या कोई भी बोन फ्रैक्चर हो जाता है तो उसके सेटलमेंट के लिए क्या करते हैं, डॉक्टर उस पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही लेयर अप्लाई करते हैं ताकि वो फिक्स हो जाए। नेक्स्ट को देखिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब बच्चों को ये समझ नहीं आता है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एक्चुअल में है क्या। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बहुत ही एक सिंपल सी चीज है कि किसी भी सॉल्ट में, सॉल्ट क्या होता है जब भी क्रिस्टल के फॉर्म में होता है तो हमें पता नहीं चलता कि इसमें वाटर प्रेजेंट है। तो किसी भी सॉल्ट में जितने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के जितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं वही क्या कहता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वही कहलाता है। किसी भी सॉल्ट में जितने वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे उसको क्या कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्योंकि वो क्या है, वो वाटर ड्राई स्टेट में, वो वाटर मॉलिक्यूल ड्राई स्टेट में वहां पे प्रेजेंट है क्रिस्टल के फॉर्म में, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे कि एक एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा वाशिंग सोडा का Na2CO3 10H2O, ठीक है। यहाँ पे कितने 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी क्या था, ये हमारा इस तरह का क्रिस्टल के फॉर्म में प्रेजेंट था, ये क्रिस्टल के फॉर्म प्रेजेंट है। इसमें वाटर दिखाई दे रहा था कहीं भी नहीं, लेकिन इसमें फिर भी 10H2O प्रेजेंट था, 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्रेजेंट था। इसी मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को क्या कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो होप करते हैं कि इस वीडियो में आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया और सारा टॉपिक्स क्लियर होगा।